हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा आज चैप्टर नंबर 9 जो कि बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है आपका। और इसमें हम कुछ लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें लगभग मैं आपको 27 पॉइंट्स क्लियर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के अंदर 28 पर। क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? एज मच एज अर्नड, यानी कि जितना काम उतना दाम। इसका मीनिंग क्या है? क्वांटम मेरिट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में हुआ है और किसी भी कंडीशन की वजह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका गलत या भंग हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, इसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसे कहते हैं अनुबंध भंग करना, यानी कि अनुबंध को कैंसिल करना, तोड़ना। तो तोड़ने से जो पार्टी जितना परफॉर्म कर चुकी है, ध्यान रखना है आपको, जितना काम उतना दाम। इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई पार्टी क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो तोड़ने पर जो पक्षकार होगा जिसने काम कर रखा है, उसको जितना उसने काम कर दिया है उतना कंपेंसेशन लेने का क्या होगा, अलग से अधिकार होगा। ठीक है, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल को ही यहाँ पर बात करें। मान लो कि ये एक मकान मालिक है, हाउस ओनर है, ठीक है, और ये कौन है? एक पेंटर है। और पेंटर ने 3 दिन 4 दिन क्या किया? काम किया। जो हाउस ओनर है उसको वो काम पसंद नहीं आ रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया। तो यहाँ पर जो पेंटर है उस पेंटर को उतना तो अमाउंट लेने का एक राइट दिया जाएगा जितना उसने क्या कर दिया है, काम कर दिया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया जाता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो पीड़ित पक्षकार होता है, उसको उतना अमाउंट लेने का अधिकार होता है जितना वो काम कर चुका है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 पर। इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन का मीन होता है निषेधाज्ञा। ये काफ़ी ज़्यादा हिंदी में हो गया। निषेधाज्ञा का मतलब होता है मना करने की आज्ञा। निषेध आज्ञा यानी कि आपने सामने वाले के काम को रोकने के लिए क्या दे दिया? आदेश दे दिया। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टी एंटर करती हैं तो उनमें से कोई एक पार्टी अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट जाके कोई काम परफॉर्म कर रही हैं, तो जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट से इस चीज़ का ऑर्डर ले सकती हैं और फिर इसको एक तरह से हम स्टे ऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टे ऑर्डर। कि सामने वाली पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट से हटके कोई काम कर रही है उसको हम रुकवा सकते हैं। कैसे? कोर्ट के ऑर्डर से। तो कोर्ट जो ऑर्डर देगा, जो मना करने की आज्ञा देगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंजंक्शन कहेंगे। देखो यहाँ पर कुछ रिलीफ दिए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें कुछ रिलीफ दिए गए हैं। और उन रिलीफ में आपका ये भी है कि अगर मान लो कोई पार्टी ज़बरदस्ती कंडीशंस के अगेंस्ट काम कर रही है तो उसके लिए हम स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। वो स्टे ऑर्डर जो है वो क्या है? आपका इंजंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 30 पर, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। इसे हम क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध कहते हैं।
देखो कल लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाया था, सांयोगिक अनुबंध के बारे में पढ़ाया था, और उसके एग्जाम्पल्स में हमने इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। तो आपका जो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई इवेंट अगर मान लो आपका होता है, उसकी वजह से आपकी जो लायबिलिटी है वो बनती है, और अगर मान लो ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो आपकी तरफ से कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। वही चीज़ यहाँ पे है। इंडेमनिटी इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक होता है जो प्रोमाइज़र, वो प्रोमाइज़र प्रॉमिस कर रहा है किसको? दूसरी पार्टी को, कि मेरे कंडक्ट से, प्रोमाइज़र का कह रहा है कि मेरे कंडक्ट से, मेरे आचरण से, या किसी थर्ड पार्टी के काम से या उसके आचरण से, उसके व्यवहार से अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस से बचाने की मैं प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोमाइज़र क्या कह रहा है दूसरी पार्टी को कि मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसकी पूर्ति मैं करूँगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंडेमनिटी इंश्योरेंस या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, जैसे अभी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक है राम, और राम का जो मकान है वो जस्ट श्याम के बगल में है, दीवार से दीवार लग रही है जो मानो। ठीक है, अब राम जो है वो अपने मकान में कुछ मरम्मत का काम, कुछ उसको मकान को और एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब बगल में श्याम जो है इसको टेंशन है कि कहीं मेरे मकान में कोई गड़बड़ ना हो, टूट फूट चलती रहेगी यहाँ। तो राम ने क्या किया, इसको प्रॉमिस किया कि अगर मेरी वजह से या मेरे घर की मरम्मत की वजह से आपके घर में कोई नुकसान होता है तो वो सारे के सारे नुकसान मैं भरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो नुकसान भरने की जो प्रॉमिस की है वो की है नुकसान होने की कंडीशन में, यानी कि नुकसान हुआ तो आप कंपेंसेट करेंगे और अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। यानी कि ये इवेंट के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो इस तरह की कोई घटना घटती है तब तो आप कंपेंसेशन करेंगे, और नहीं घटती है तो नहीं करेंगे। यानी कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है। क्लियर? तो ये आपका इंडेमनिटी इंश्योरेंस के इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी वजह से कोई लॉस होने या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस होने के बदले में उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको सेव करने के लिए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि आपको नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान मैं भरूंगा, मैं कंपेंसेट करूंगा। उसे कहते हैं हम इंडेमनिटी इंश्योरेंस, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से नंबर 30 पर आपको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 31 पर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को गारंटी अनुबंध कहते हैं। अब इसके बारे में तो सिंपल नॉलेज आपको भी है, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में किस तरह से बताया गया है वो हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर 3 पक्षकार आपके होंगे, 3 पार्टी होती हैं गारंटी अनुबंध में, जैसे ए और बी। इतनी पार्टी तो हमने लगभग हर एग्जाम्पल में पढ़ी है। यहाँ पर एक पार्टी सी है जिसकी गारंटी कोई व्यक्ति ले रहा है। माना कि ए एक लैंडर है और ये एक बिजनेसमैन है और ये एक लीडर है। क्लियर? लीडर का उस लैंडर से कांटेक्ट है, अपने आप में एक अच्छा संपर्क है, अच्छी मित्रता है। यहाँ पर ए ने क्या किया, बी को गारंटी दी कि आप सी को 2 लाख रुपए
एज ए लोन दे, और अगर ये इसको चुका नहीं पाता है तो आपको मैं क्या करूँगा, ये लोन पेमेंट करूँगा। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो पहली लायबिलिटी बनती है वो बनती है सी की, क्योंकि लोन उसी ने लिया है। तो अगर मान लो सी लोन चुका देता है तो फिर ए की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ए की लायबिलिटी तो सेकेंडरी लायबिलिटी है, ध्यान रखना। प्राइमरी लायबिलिटी अभी भी किसकी है, सी की है। पहले सी चुकाएगा, अगर सी नहीं चुकाता है तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर ए जो है उसको लायबल माना जाएगा। किसके लिए, गारंटी के अकॉर्डिंग लोन रीपे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये पैसों के लेन देन से संबंधित ही हो। माना कि ए जो है इसने बी की कंपनी में सी को जॉब दिलवाई है और किसी भी तरह की लापरवाही या बेईमानी की दशा में खुद कंपेंसेशन देने के लिए बोला है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में सबसे पहले लायबिलिटी सी की बनेगी और उसके बाद सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी बनेगी, ए की, क्योंकि गारंटर वही है, ठीक है। तो ये होता है आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, ध्यान सुनेंगे, एक व्यक्ति एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसको कंपेंसेट मैं करूँगा। क्लियर। तो ये आपका जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 32 पर, स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी, देखो स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी क्या होती है, यहाँ पर हम कुछ गारंटी के भी टाइप्स पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी की तो इसे हम विशिष्ट या साधारण गारंटी कहते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक, यानी कि किसी विशेष सौदे के लिए, विशेष सौदे या व्यवहार के लिए। भाई देखो बात यह है कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि ए ने बी को ये बोला कि आप सी को लोन दें और अगर सी आपको रीपेमेंट नहीं करता है तो मैं करूँगा। क्लियर। अब अगर मान लो ये गारंटी केवल एक बार के लोन के लिए ही दी जाती है कि भाई आप 2 लाख रुपए का लोन दे दो और अगर ये पूरा पेमेंट नहीं करता है तो मैं करूँगा, ऐसी गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। किसको दे रहा है, बी को, ठीक है। पता चला क्या हुआ, सी ने वो 2 लाख रुपए का लोन टाइम पर चुका दिया, फुल पेमेंट हो गया कंप्लीट, ए की कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी ने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन पता चला बी ने दोबारा इसको सी को लोन दिया जिसके बारे में ए ने कोई गारंटी नहीं दी थी, तो यहाँ पर लायबिलिटी केवल सी की बनेगी, ए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। यानी कि केवल एक बार के लिए, ध्यान रखना, केवल एक बार के ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक गारंटी कहेंगे, विशिष्ट गारंटी कहेंगे। और एक होती है आपकी कौन सी, चालू गारंटी। चालू गारंटी जो होती है इसको हम करंट गारंटी कहते हैं या कंटिन्यू गारंटी कहते हैं। कंटिन्यू गारंटी कौन सी होती है, ऐसी गारंटी जो आपके सौदों के व्यवहार की श्रृंखला तक चलती ही रहती है। यानी कि ए ने क्या किया, बी को बोला कि सी जो है ये आज या भविष्य में कभी भी आपसे लोन लेता है और उसका पेमेंट नहीं कर पाता तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। तो ए ने क्या किया है, गारंटी केवल एक सौदे के लिए नहीं दी बल्कि भविष्य में ये सी जितनी भी बार लोन लेगा वो सारे के सारे लोन न चुका पाने की कंडीशन में बी को जो क्षति होगी, जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, उस लॉस को कौन पूरा करेगा, यहाँ पर ए करेगा। यानी कि इसको हम कहते हैं कंटिन्यू गारंटी। कंटिन्यू गारंटी कौन सी होती है, जो लगातार चलती ही रहती है, किसी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती
बल्कि भविष्य में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होती है, उसे हम कैसी गारंटी कहते हैं? कंटिन्यू गारंटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक गारंटी जो किसी स्पेशल टाइम या स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए हो, उसके बाद कोई गारंटी काम नहीं करेगी। और कंटिन्यू गारंटी कौन सी है? जो आपकी लगातार आगे भी चलती रहेगी और कभी भी आप उससे रिलेटेड कंपेंसेशन जो है वो ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे 34 पर, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखो, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को निक्षेप अनुबंध कहते हैं। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीन क्या है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, ध्यान समझेंगे हम, यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, और ए जो है वो अपने स्वामित्व की वस्तु, ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई माल, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका ये मालिक है, उसको कुछ समय के लिए किसको देगा? बी को। इसने क्या किया? ए ने अपना कोई माल, अपनी कोई चीज़ कुछ समय के लिए बी को दी। किस शर्त पे दी है? हाँ, शर्त वाला ध्यान रखना कि जैसे ही बी का काम पूरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे हम, उस माल से जैसे ही बी का काम पूरा हो जाएगा तो बी उस चीज़ को ए को वापस लौटा देगा, और अगर वो चीज़ खो जाती है, डैमेज हो जाती है या कुछ और हो जाता है तो उसके नुकसान की भरपाई कर देगा, जैसा कि ए कहता है। ध्यान रखना, ए की कंडीशन चलेंगी यहाँ। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो बेलर होता है, यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो है बेलर और एक होता है बेली। बेली को कहते हैं हम निक्षेप ग्रहीता और बेलर को बोलते हैं निक्षेपी या निक्षेपकर्ता। यानी कि ये बंदा अपना माल दे रहा है तो इसको बोलेंगे हम बेलर, और ये बंदा माल ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, तो इसको बोलेंगे हम बेली। क्लियर? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे हम, कि जो निक्षेपी है, जो बेलर है, वो बेलर अपना एक प्रोडक्ट बेली को दे रहा है, और बेली को क्या कह रहा है कि आपका जब काम पूरा हो जाएगा तो आप वो प्रोडक्ट वापस मुझे लौटा देंगे, और अगर वो प्रोडक्ट को कुछ भी हो जाता है तो आप मुझे उसका कंपेंसेशन करेंगे, जैसा मैं चाहूँगा वैसा। क्लियर? अब ऐसा आपका जो एग्ज़ाम्पल है वो कौन सा बनता है? जैसे आपने टेंट हाउस के बारे में सुना होगा, जैसे आपने लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा। लाइब्रेरी, भाई टेंट हाउस का मालिक है, उसके पास ढेर सारी सामग्रियाँ हैं, ढेर सारे मटेरियल हैं, ठीक है। माना कि वो ये है, ये टेंट हाउस का मालिक है, ठीक है। और एक बंदा है जिसका नाम है रवि, इसके घर में छोटा सा फंक्शन है, तो इसने क्या किया, कुछ सामान, कुछ बर्तन, कुछ सजावट की चीज़ें, कुछ गद्दे, ऐसी चीज़ें क्या किया, प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए? ए से। क्लियर? अब ए से ये चीज़ें ले ली तो क्या इनका मालिक हो गया? तो आंसर है नहीं। जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, अपना काम पूरा हो गया, तो ये सारे के सारा का सामान हम कहाँ पहुँचाएंगे? वापस ए के पास पहुँचा देंगे, ठीक है। अगर उसमें से कुछ खो गया, जैसे हो जाता है शादियों में कई बार, बड़े स्केल पे हम काम करते हैं, तो कुछ बर्तन या कुछ चीज़ें जो हैं टेंट हाउस वाले की खो जाती हैं। वो चीज़ें जब खो जाती हैं तो इसकी कंडीशन के हिसाब से या तो आप उसको पैसे दे दो या फिर उन बर्तनों की नई खरीद के व्यवस्था कर दो। तो वो चीज़ आपको करनी होती है, उसे हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर? ऐसी लाइब्रेरी का सीन है भाई। लाइब्रेरी ये मान लो ये, और ये लाइब्रेरी में मालिक बैठा है, इसने कोई बुक जो है वो आपको दी, बुक से आपने पढ़ के अपने एग्ज़ाम दे लिए, और फिर वापस आपको बुक क्या करनी है, आकर इसको देनी है। और अगर मान लो आपने बुक जो है उसको डैमेज कर दिया या बुक खो दिया आपने, तो आपको उसके पैसे या जो लाइब्रेरियन है उसकी कंडीशन के हिसाब से नई बुक वैसी की वैसी ही ला के उसको देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन किसकी चलेंगी, बेलर की चलेंगी। बेलर जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर यही है कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिससे आप अपने जो उद्देश्य उसको पूरा कर लो, काम को पूरा कर लो और उसे वापस लौटा दो। और अगर आप वापस नहीं लौटा पाते हो तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक लगभग हम 34 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर तक। कुछ टर्मिनोलॉजी और बच रही हैं जो आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।